इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और ख़ास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों, प्रतिभा बालियान के साथ आज आप सभी सीखेंगे सामान्य बैंकिंग प्रणाली को। सामान्य बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, क्या होता है हमारा बैंकिंग प्रोसेस। हम सभी लोग बैंक करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। बैंक की गतिविधियों को, उसके प्रोसेस को समझने के लिए आज का ये टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बैंकिंग इंट्रोडक्शन, बैंकिंग का परिचय। क्या होता है बैंक? पहले जमाने में हम सभी लोग बचत करने की आवश्यकता को महसूस करते आए हैं। पुराने लोग भी पैसे की बचत करते थे। यद्यपि वो पैसा बहुत मामूली होता था, छोटा होता था, लेकिन ये सूझबूझ थी कि सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए, व्यक्तिगत अपने खर्चों की पूर्ति के लिए और ऐसे समय के लिए कि भविष्य में कभी कोई संकट अगर आता है तो उसकी आपूर्ति करने के लिए, उन परिस्थितियों को मीट आउट करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती थी। तो ऐसे में भी लोग बचत करते थे और इकट्ठा करके, कभी कभी पूल करके भी एक जगह पैसा इकट्ठा करते थे। वो भी एक बैंकिंग की व्यवस्था थी और वक्त पड़ने पर उसको ले लेते थे। या फिर अपने चोर डकैत ऐसे लोगों से बचाव के लिए अपनी मटकियों में बहुत गहरे तक पैसा या ऐसी मुद्राएं रखते थे कि वक्त जरूरत काम आ जाए, जोखिम के समय, दुर्घटना के समय ये पैसा काम आ सके। बैंक एक ऐसा स्थान है जहां अपने लोग बचत को रखते हैं और उसके आश्वासन के साथ जमा करते हैं कि जब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी उन्हें वो पैसा वापस मिल सकता है। बैंकिंग की फॉर्मेशन तो बहुत बाद में हुई। पहले लोगों ने आदिवासी समय के बाद अपने आप अपने ही एक बैंक की व्यवस्था को, जो रजिस्टर्ड नहीं होते थे, समूह के रूप में भी इस्तेमाल किया। पहले घरों में इस्तेमाल किया, फिर मुखिया के साथ मिलकर इस्तेमाल किया। लेकिन आज के हालात तो वो है कि हमारे पास प्रॉपर बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम कैसे उपयोग में लाते हैं और वो है क्या? जो लोग व्यवसाय और अन्य उद्देश्यों के लिए पैसा उधार लेना चाहते हैं, वहां से भी उचित ब्याज के दर के रूप में बैंकों से उन्हें पैसा उधार मिल जाता है। यहां उन व्यक्तियों और व्यवसायिक घरानों को धन उधार दे दिया जाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। बैंक एक ये भी काम करता है। बैंक एक वैध संगठन है जो पैसे जमा करने को स्वीकार करता है, जिसे जरूरत पड़ने पर वापस कर देता है। पहले क्या होता था, जब हम पंचों में पूल बनाकर पैसा जमा करते थे, उसमें श्योरिटी नहीं होती थी, क्योंकि क्लेम का एक डर रहता था कि अगर विभिन्न ऐसी परिस्थितियों में, दुर्घटना और जोखिम के समय पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया या मना कर दिया या उसको कुछ हो गया तो हमारी जमा राशि का क्या होगा। लेकिन अभी जो एक संगठन है ये वैध है। अगर आप पैसा जमा करते तो आपका उस पर पूरा क्लेम होता है, पूरा हक होता है, आपका दावा होता है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी जरूरतों पर। बैंकिंग के रोल क्या होते हैं, उसकी भूमिका क्या है आपके जीवन में, हमारे जीवन में? ये लोगों की बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है।
यूजुअली अगर बैंक ना हो, हमें टालने की आदत होती है किसी भी काम को। बैंकिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम आरडीज करते हैं, रेगुलर एक डिपॉजिट करते हैं, तो हमें एक बचत की आदत पड़ती है। एक निश्चित अंतराल पर हम अपने पैसे को बचत करके अपने लिए जमा करते हैं। सेविंग अकाउंट होता है, तो कभी भी जब हमें लगता है कि हमारे पास सरप्लस थोड़ा सा भी पैसा है, तो हम उस पैसे को उस अकाउंट में रखना पसंद करते हैं। तो ये हमारी बचत की आदतों को मोटिवेट करता है, हमें प्रोत्साहित करता है। यह अधिकतर पैसा देने वाले लोगों को धन की आवश्यकता वाले लोगों के बीच सामंजस्य के रूप में भी काम करता है। जैसे कि पैसा किसको चाहिए और कब चाहिए, तो एक सामंजस्य का भी ये अपना एक काम करता है। यह प्राप्ति और भुगतान के माध्यम में व्यापार को लेन देन की सुविधा देता है। क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर हम उसे व्यक्तिगत तौर पे करेंगे तो उसका लेखा जोखा रखना हमारे लिए उतना संभव नहीं हो पाता। लेकिन एक विश्वसनीय वैध तरीका है कि जो हम अपनी लेनदारियां और देनदारियां, व्यापार की भी और व्यक्तिगत उपयोगिता की भी यहाँ पर पूर्ति कर सकते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल बिल पे कर सकते हैं, बिजली के बिल पे कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास रहता है और हमको सुविधाजनक होता है। अगर हमें किसी को उधार देना होता है तो भी हम उसमें दे सकते हैं, तो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। इसी प्रकार से जो लोग व्यापार करते हैं, तो व्यापारियों के लिए तो ये अत्यंत सुविधाजनक इसलिए है क्योंकि उनके सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं और एंड ऑफ द मंथ या जब वो साल में एक बैलेंस शीट बनाते हैं तो उनके पास एक पूरी व्यवस्था होती है जिसको वो अपने किसी नेक्स्ट प्रपोजल में या पुरानी बैलेंस शीट में दिखाकर अपने बिजनेस को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहन करने के साथ-साथ और भी ढेर सारे काम करता है। जैसे किसानों को ऋण देना, लघु उद्योगों को ऋण देना, स्वरोजगार वालों को ऋण देना। स्वरोजगार वाले लोग अपना एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस फैमिली से ना होने के कारण उनके पास पूँजी कम होती है, तो यहाँ से वो लोन ले सकते हैं। किसानों को अगर बीज बोने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या अपने कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारणों के लिए लोन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ लोन मिलता है। फसल के पक जाने पर और उसके बिक जाने पर वो उस ऋण को वापस कर सकते हैं। लघु उद्योग लगाने के लिए भी हम अपना प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं, एक यूनिट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारा प्रोडक्शन सेल हो जाता है, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही वो हमारा अमाउंट हमारे पास आता है, तो हम अपना उस ऋण को वापस दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपने रोजगार को, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अब रोजगार में आगे बढ़ने के लिए हमें बैंकिंग एक बहुत उम्दा रोल अपना अदा करता है। यह ऋण प्रदान करके सामान्य रूप से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। अब जानते हैं बैंक के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं। बैंक ये जानना भी बहुत जरूरी है। बैंकों की कई टाइप्स होती हैं। हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक, आरबीआई इन इंडिया, केंद्रीय बैंक भारत में आरबीआई के नाम से जाने जाते हैं। और भी हमारे बहुत सारे बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स। मैं इन बैंक्स का नाम इंग्लिश में इसलिए आपको बता रही हूँ कि यूजुअली व्यवहार की भाषा में हमारे बैंक इसी नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कॉमर्शियल बैंक को वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। हालांकि व्यवहारिक भाषा में हमेशा कॉमर्शियल बैंक ही बोला जाता है। दूसरे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि निजी, जो प्राइवेट होते हैं, हमारे निजी क्षेत्र के बैंक को आम भाषा में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रूप में ही बोला जाता है। फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स मतलब जो डील करते हैं हमारे फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करने में या उन मामलों को संभालने में, उन बचत में, उन्हें फॉरेन बैंक्स यानी कि विदेशी बैंक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे बैंकों के बारे में, डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक। ये विकास बैंक एकदम अलग होते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ काम आते हैं। दूसरे विशेषीकृत बैंक, सम स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं, एक्सिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड। ये बैंक्स उनके लिए काम करते हैं जो बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं होती हैं, विश्व स्तर की कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उनका सही क्रियान्वयन करने के लिए इन बैंकों का जो कार्यप्रणाली है वो काम करती है।
कुछ हमारे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंकों के नाम से आपने बहुत सुना होगा। कोऑपरेटिव भी प्रचलन में है और भाषा में, लेकिन सहकारी बैंक भी उतने ही बोलचाल की भाषा में प्रचलन में आते हैं। इन सहकारी बैंकों में होता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटीज के नाम से। दूसरी होती है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंक। और तीसरे होते हैं हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, राज्य सहकारी बैंक। आपने देखा होगा कि कुछ बैंक हमारे सेंट्रल से चलते हैं, कुछ बैंक्स हमारे स्टेट से चलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए अलग से बैंक होगा, कुछ हमारे मध्य प्रदेश के लिए अलग से होगा, महाराष्ट्र के लिए अलग से होगा। कुछ सहकारी बैंक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, जो पूरे केंद्र सरकार से गवर्न होते हैं, वो केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाते हैं। प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटीज कुछ सोसाइटीज होती हैं जो देनदारी का काम करती हैं, और वो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज कहलाई जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं बैंकों के कार्य को निम्नलिखित चार्ट में संक्षेप में बताया गया है। बैंक जो भी हैं, जो भी आपने पिछली स्लाइड में देखा, वाणिज्यिक बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, हमारे सिडबी, नाबार्ड, सहकारी एजेंसीज, हमारे सहकारी बैंक, हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले बैंक, ये हमें किस तरीके से काम करके देते हैं और इनके काम क्या होते हैं। सभी बैंकों के लिए एक स्पेशलाइजेशन अलग अलग कुछ हो सकता है, लेकिन एक मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो सबका एक फंक्शन होता है, काम करने का तरीका होता है। हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो ये फंक्शन ऑफ बैंक क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके प्राइमरी कार्य क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं। जमा स्वीकार करना, आप जो भी पैसा जमा करते हैं उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। अग्रिम देना, आपको ग्रांट देने का काम करते हैं, एडवांस देने का काम करते हैं। अगर आपको अपने बैंक से एडवांस की जरूरत पड़ती है, अगर आप व्यापारी हैं, आप स्वरोजगार वाले हैं, आप कुछ एडवांस लेना चाहते हैं, तो बैंक आपको एडवांस देता है। बचत जमा, सावधि जमा, वर्तमान जमा, आवर्ती जमा, इनको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सेविंग डिपॉजिट। जो आप अपने सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें अपनी सेविंग्स रखते हैं, बैंक आपको उसमें हेल्प करता है, आपके पैसे जमा करता है, आपको चेकबुक इशू करता है, आपको एटीएम इशू करता है, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी देता है, आपके पैसे पर इंटरेस्ट आपको देता है। आपको अगर उसमें से एनईएफटी, आरटीजीएस कोई भी सुविधा लेनी हो, वो ये बैंक आपका बचत खाते में सारी की सारी ऑपरेशनल्स, जितनी भी सिचुएशंस बैंक की हैं, जितने भी प्रोसेस बैंक के हैं, वो यहाँ पर फॉलो होते हैं। सावधि जमा, एक निश्चित अवधि तक पैसा जमा करना। एक निश्चित सावधि मतलब आप एक फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, आपने कोई पैसा जमा किया और पैसा जमा आपका निश्चित समय तक है, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट तय है उसके बाद वो पैसा आपको मिल जाता है। वर्तमान जमा मतलब करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो विशेष रूप से वाणिज्यिक लोगों के लिए होता है, जिनका व्यापार जो लोग करते हैं उसमें ये काम आता है। इसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसकी अलग अलग अकाउंट की लिमिट्स होती हैं, एक से अधिक बार भी आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। आवर्ती जमा, आरडी, रेगुलर डिपॉजिट, यानी कि आप टुकड़ों टुकड़ों में जमा करते हैं। सैलरीड लोग हर मंथ जमा करते हैं, कुछ लोग 15 डेज पर जमा करते हैं, कुछ लोग 6 मंथ पर जमा करते हैं। और एक ही लंबे समय के बाद आपकी छोटी छोटी बचत रेगुलर जो आप करते हैं, ये आपको बाद में जाकर एक अच्छा अमाउंट देती है, आपकी बचत हो जाती है। अग्रिम देना यानी कि ग्रांटिंग एडवांस, किस तरीके से देती है आपको बैंक ग्रांट, किस तरीके से देती है एडवांस, ओवरड्राफ्ट के जरिए। ओवरड्राफ्ट ये व्यापारियों के लिए विशेष तौर से होता है। ओवरड्राफ्ट के जरिए, ये उस स्थिति में ओवरड्राफ्ट होता है कि आपके बैंक में पैसा भी नहीं होता आपके अकाउंट में, फिर भी आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में पैसा निकालने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती है कि कब कितना आप पैसा ले सकते हैं। ये बैंकिंग और व्यक्तिगत साख या इंडस्ट्री की साख के आपसी तालमेल और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर निर्भर करता है। नकद ऋण, आप ना कैश क्रेडिट भी ले सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं बैंक से। ऋण, आप
कई तरीके के ऋण ले सकते हैं, जैसे रोजगार ऋण ले सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए ऋण ले सकते हैं, पढ़ाई के लिए ऋण ले सकते हैं, अपनी हेल्थ को फिट करने के लिए ऋण ले सकते हैं, घर बनवाने के लिए ऋण ले सकते हैं, घर को रिनोवेट कराने के लिए ऋण ले सकते हैं, कार के लिए ऋण ले सकते हैं। बिलों का बट्टाकरण, बिलों का बट्टाकरण हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ एक्सचेंज, जो आपका पार्ट होता है। ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड व्यापारी के जो बिल होते हैं, व्यापारी समय से अदा नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसने मैन्युफैक्चर किया या जो उसका प्रोडक्शन हुआ, उस कभी वो बिकता नहीं है, या बिका तो राइट टाइम जो उसकी देनदारी थी उस समय उसके अकाउंट में पैसा नहीं आ पाता। लेकिन उसका समय आ गया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कार्यशील पूंजी को लगाने का, या किसी की ऐसी देनदारी है, या एम्प्लॉइज की सैलरी है, या कोई भी इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसी परिस्थिति है कि जब उसे पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में वो सारे बिल को लेकर अदाकर्ता से सारे बिल बैंक लेता है और सेल्फ से उसके अगेंस्ट में अमाउंट पे कर देता है। एंड जो एक फिक्स टाइम है जो उन्होंने तय किया है, ऐसे में अपने सर्विस चार्ज काट करके पूरा का पूरा अदाकर्ता से फिर से पैसा ले लेता है। तो ये ऋण की सुविधा, बिलों का बट्टाकरण, बहुत सुविधाजनक स्थिति होती है किसी भी व्यापारी के लिए। अब हम बात करते हैं कि द्वितीयक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं। एक तो प्राइमरी काम हो गया जो बैंक ने अपने आप और अकेले किया। अब होते हैं सेकेंडरी फंक्शन, हम एक एक्टिवली करते हैं, एक पैसिवली करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्राइमरी हो गया और एक सेकेंडरी हो गया। हम सेकेंडरी में जाते हैं एजेंसी के कार्य और उपयोगिता कार्य। एजेंसी के कार्य जैसे धन का अंतरण, मतलब धन का ट्रांसफर करना, आपका पैसा एटीएम में लाना, आपका कैश काउंटर पे लेके आना, उसको जमा करना, उसको अलग अलग जगह वितरण करना। आवधिक भुगतान, आपके कुछ टाइम के भुगतान होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, आपने एमआईएस कराई हुई होती है, आपको लगता है कि आपके अकाउंट में इस दिन में इतना पैसा आ जाना चाहिए, वो सारे भुगतान का काम भी एक सेकेंडरी रूप में वो लगातार करता रहता है। चेक का संग्रह, आपने अलग अलग बैंकों में अलग अलग जगह पर चेक्स डाल दिया, आप एसबीआई का आपका अकाउंट है और आपको एचडीएफसी में जमा करना है, तो आपके पहले बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसा आएगा उसके लिए चेकों का संग्रह करना पड़ता है जगह जगह से, और वो काम एजेंसी के थ्रू होता है। पोर्टफोलियो प्रबंधन, आप अलग से पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, आपका बैंक ये भी सुविधा देते हैं आपको इंश्योरेंस कराने का। तो ये सारा का सारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी उनके सॉफ्टवेयर के जरिए, उनके मैनेजमेंट के जरिए पैसिवली होता रहता है, सेकेंडरी होता रहता है, जो काम एजेंसीज करती हैं। आवधिक संग्रह, आपके कलेक्शन होते हैं जो आपसे लेने होते हैं, उनको एक निश्चित अवधि में, एक समय अंतराल पर, तो वो सारे कलेक्शन भी आप सेकेंडरी कार्यों में आते हैं। एजेंसी के और भी बहुत सारे अन्य कार्य होते हैं, जैसे अंडर राइटिंग्स होती हैं, आपके सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट्स होते हैं, एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं। ये सारे काम हमारे बैंकिंग के लिए एजेंसीज करती हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं। और उपयोगिता कार्य, यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी में आता है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का बनाना, अगर आपको ड्राफ्ट की ज़रूरत होती है, कई बार स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत सारी चीज़ों के लिए, बिजनेस के लिए ना ड्राफ्ट होता है, तो वो आपका ड्राफ्ट तैयार करती है ताकि आप पूरा पैसा ड्राफ्ट यूज एज ए कैश, आप अगर ड्राफ्ट बन गया है तो वो आप कैश की तरह तुरंत दूसरे जहाँ पर आप देंगे वो यूज हो जाता है। लॉकर्स, लॉकर्स की फैसिलिटी होती है, लॉकर्स के लिए भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, आपके अकाउंट से लिंक करना होता है, और आपके सेविंग अकाउंट से या एफडी के अकाउंट जो भी आपका होता है उसकी आपको की प्रोवाइड की जाती है। उसके भी कुछ फंक्शन होते हैं जो हमारे सेकेंडरी उसमें आते हैं, जो करने होते हैं। जोखिम अंकन, अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्राइवेट में भी आप पॉलिटिकल हैं या कोई आपका प्रोफाइल ऐसा है, तब ये चेक करना होता है कि आपका रिस्क कितना है। रिस्क एनालिसिस करने के काम भी आपका सेकेंडरी में ही आता है। हामीदारी, कि आप किस तरीके से अप्रूव करते हैं चीज़ों को, आपके ऊपर क्या लाइबिलिटीज हैं, उन सब का आकलन भी यहाँ पर होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जो अगर आप अपने एक बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाकर देते हो, उसको
एनालिटिकल स्टेटस से गुजारना, अगर आप लोन के लिए करते हो तो उसको गुजारना, व्यक्ति के बहुत सारे उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड वेरिफिकेशंस होते हैं वो करना, बैंक को बहुत अलग-अलग तरीके से जो व्यापारिक बैंक होते हैं या जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती हैं उनके लिए पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स तैयार करने का काम किया जाता है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, बैंक सोशल वेलफेयर का भी काम करता है। आपने देखा होगा कि कहीं-कहीं पर लिखा रहता है एसबीआई द्वारा प्रदत्त एक जल की व्यवस्था, आपको कई बार स्कूलों में बच्चों की फीस की व्यवस्था होती है, कहीं वृद्धाश्रम में कोई इस तरीके की व्यवस्था होती है। जो सोसाइटी में एनवायरनमेंट को लेके कई बार बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हेल्थ को लेके प्रोग्राम होते हैं जिसके लिए फंडिंग करता है बैंक। तो ये अन्य सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर के लिए भी कार्यक्रम किए जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे छुपे हुए काम होंगे, यहाँ पे ब्रीफ करना इतने शॉर्ट नोटिस पे, शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है, जो बैंक के द्वारा सेकेंडरी किए जाते हैं। बैंकों के प्राथमिक कार्य हम एक बार फिर से देखेंगे। नंबर 1 डिटेल में, और आप रिवाइज भी कर लेंगे कि जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना क्या होता है? बैंक जनता से जमा राशि इकट्ठा करती है। ये जमा राशि अलग-अलग प्रकार की होती है। पहली बचत जमा राशि, सेविंग डिपॉजिट, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी होती है सावधि जमा, मतलब एक निश्चित समय अंतराल तक आपका पैसा जमा होना, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। तीसरी होती है हमारी चालू जमा राशि, यानी कि करंट डिपॉजिट, कभी भी जमा करिए कभी भी निकालिए, ये व्यावसायिक लोगों के लिए होती है। आवर्तिक जमा राशि, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट हम हर एक अंतराल के बाद, निश्चित अंतराल के बाद निश्चित राशि को जमा करते हैं, वो हमारी आवर्ती जमा राशि में आता है और उसकी भी फिक्स एक अवधि होती है कि कब हम इसे विड्रॉ कर सकते हैं। ऋण और अग्रिमों का अनुदान करना, हम देखेंगे कि हमारा और क्या काम होता है। जितने भी लोन होते हैं, अगर कोई हमसे लोन लेता है या फिर जो एडवांस लेता है उसको हम अनुदान करते हैं, देते हैं। बैंक व्यवसाय के समुदाय और जनता के अन्य सदस्यों को ऋण देता है। बैंक के ऋण और अग्रिम के प्रकार इस प्रकार आगे दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक जो लोन देता है और जो एडवांस देता है वो किस किस फॉर्म में देता है। जैसे अभी आपने जाना कि बैंक में जो जमा होता है पैसा, वो किस फॉर्म में होता है। अभी हम जानेंगे बैंक जो पैसा वापस करता है, आपको देता है आपकी सुविधा के लिए, वापस नहीं करता सॉरी, जो पैसा आपको सुविधा के लिए इस्तेमाल करने के लिए देता है वो किस किस फॉर्म में दे सकता है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी सुविधा है कि आप इसे तब भी अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, ले सकते हो, या बैंक आपको प्रोवाइड करता है जब आपके अकाउंट में जितनी धनराशि आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो उतनी धनराशि नहीं भी हो। ऐसे में आपको वो ओवरड्राफ्ट बना के देता है, लेकिन इसमें आपकी और आपके बैंक की तालमेल, तालमेल व्यक्तिगत नहीं, आपके क्रेडिट शाख और टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो ठीक-ठाक होती है तो उस लेवल पर कितना और कितनी बार देगा वो बैंक तय करता है। लेकिन ये सुविधा आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। कैश क्रेडिट, कई बार हमें कैश क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, इमीडिएट कैश की आवश्यकता होती है, स्पेशली ये व्यक्तिगत खातों में ना होके कॉमर्शियल खातों में होता है। वहाँ पे आपको कैश प्रोवाइड किया जाता है और ये जो गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। लोन, ऋण, ऋण में कई तरीके के ऋण आते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, हाउस रिनोवेशन लोन, आप और अन्य तरीके के लोन लेते हैं, आप रोजगार को चलाने के लिए लेते हैं। तो जिस तरीके का लोन आप अप्लाई करते हैं, आपकी टर्म्स कंडीशन पूरा होने के बाद बैंक आपको पैसा देती है, ऋण देती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल का बट्टाकरण, ये वो होता है कि अगर ट्रेड बिल्स जो होते हैं व्यापारी के कहीं फंस जाते हैं, पेमेंट नहीं आती और देनदारी बड़ी होती है, ऐसे में जितनी भी देनदारी वाले बिल होते हैं वो आपसे बैंक अदाकर्ता से ले लेता है और सबका पेमेंट कर देता है। और निश्चित समय के बाद जो आपने तय किया है समय कि उस समय आप पे कर देंगे, उस समय आपसे वो पूरा पैसा अपने पास जमा कर लेता है, लेकिन अपने खर्चे, अपने सर्विसेज
कट कर लेता है। लेकिन ये बहुत अच्छी सुविधा है किसी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, अपने रोजगार को रन करने के लिए। बैंक आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ धनराशि लेके, कुछ सेवाओं का पैसा लेके आपको सपोर्ट करता है। बैंकों के सेकेंडरी कार्य क्या होते हैं? एजेंसी के कार्य। बैंकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण माध्यमिक कार्य होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। धन का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ फंड, एक जगह से दूसरी जगह फंड को ट्रांसफर करना, वो अलग अलग जगह पे होता है। बैंक टू बैंक होता है, एक पूल होता है, हर बैंक में पैसा जाता है, एटीएम में पैसा जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि बैंकों के जो हमारे सेकेंडरी फंक्शन है, जो माध्यमिक कार्य है, वो क्या है। बैंक महत्वपूर्ण कार्य करता है माध्यमिक भी। क्या? देखते हैं। धन का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ फंड, पैसे का ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे हमारे एटीएम में, हमारे अलग अलग बैंकों के कैश काउंटर पर, हमें बहुत सारी जगहों पर ऐसे पैसे की आवश्यकता होती है कि जहां से हम आ, उसको इजीली स्मूथली रन कर सकें। और उन अकाउंट्स में भी सभी जगह एक बैलेंस होना चाहिए, पर्टिकुलर बैंक के पास एक निधि होनी चाहिए, तो ये उसको ट्रांसफर करता रहता है। चेक का संग्रह, आप देखते होंगे कि चेक का संग्रह करने के लिए भी एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक एजेंसी की आवश्यकता होती है, एक बैंकिंग प्रोसेस की आवश्यकता होती है। क्योंकि कई बार हम नियरेस्ट बैंक में जाकर ना, अपना मेरा अकाउंट दूसरे बैंक में है, या मेरा अकाउंट सेम बैंक में दूसरी ब्रांच में है, लेकिन हम वहां जाकर ना बहुत सारे प्रोसेस अपने चेक को डिपॉजिट कराते हैं। मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है या मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाता है। ऐसा कौन करता है? ये सेकेंडरी काम होता है बैंक का, कि उन सारे चेकों को संग्रहित करना और उनके पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर कराना। आवधिक भुगतान, कुछ ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक पेमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ वृद्ध लोग एमआईएस करते हैं, या बहुत सारे मंथली ईसीएस के जरिए ना पैसा अपने अकाउंटों से लोगों को लेना होता है या उपयोगिता में लेना होता है। ऐसे में अब ये पूरा का पूरा पैसा एक समय के बाद भुगतान करने के लिए तैयार रहना, ये बैंक का सेकेंडरी कार्य है। पोर्टफोलियो प्रबंधन, पोर्टफोलियो जैसे हमारे शेयर हैं, हमारे इक्विटी हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, और उस तरीके के पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है। उसका मैनेजमेंट का काम भी एजेंसीज के द्वारा किया जाता है, जो हमारे बैंक का एक सेकेंडरी और महत्वपूर्ण काम है। आवधिक संग्रह, हमें जगह जगह से कुछ अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद एक अमाउंट्स लेना होता है, कलेक्शंस करने होते हैं। वो कलेक्शंस थ्रू चेक्स हो सकते हैं, कलेक्शंस थ्रू इंटर इंटर बैंकिंग हो सकते हैं, और वो कलेक्शंस थ्रू कैश कलेक्शन हो सकते हैं। वो सारे कलेक्शन का काम भी बैंक का सेकेंडरी काम में आता है। अन्य एजेंसीज के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड हैं और सॉफ्टवेयर रिलेटेड हैं। ये सारे काम भी बैंक के होते हैं। ट्रेनिंग रिलेटेड हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं, चार्ज से रिलेटेड हैं। वो सारे काम बैंक अपने सेकेंडरी कामों के अंदर करता है। सामान्य उपयोगिता के कार्य, हम आजकल बैंक को बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने यूटिलिटी में। जैसे मेरे मोबाइल बैंकिंग हुआ, उसके थ्रू फटाक से हमने अपने मोबाइल का पैसा जमा कर लिया, हमने अपने मिल्क वैन को दे दिया, हमने अपने टेलीफोन को दे दिया, हमने अपने गैस कनेक्शन को दे दिया, मैंने बिजली का बिल भर दिया, बच्चों की फीस भर दी। तो वो सारे यूटिलिटी के काम भी हमारे बैंकिंग के सेकेंडरी काम में आते हैं। इसके अलावा उपयोगिता यूटिलिटी के अलावा ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट आदि जारी करना। जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस करने के लिए भी हमें ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ड्राफ्ट को इशू करना, बनवाना, लेटर ऑफ क्रेडिट्स तैयार करना। लॉकर की सुविधा, लॉकर फैसिलिटी हम लेते हैं, उसके लिए हमारा लॉकर को हमारे अकाउंट से लिंक करते हुए, हमारे सेविंग अकाउंट से या एफडी अकाउंट से लिंक करते हुए इस फैसिलिटी को देना, उसको मेंटेन करना, मैनेज कराना, ऑपरेट कराना, ये सेकेंडरी काम है। शेयरों की हामीदारी, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, हमारी अंडरराइटिंग्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जो शेयर हम खरीदते हैं। और अगर हम जो बैंकों के थ्रू शेयर खरीदते हैं, तो उसकी अंडरराइटिंग नॉर्म्स होते हैं कि क्या पर्टिकुलर जो शेयर हमने खरीदा है, उसकी क्या टर्म्स कंडीशन है, हमें वो कैसे मिलेगा। वो सारे अंडरराइटिंग का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जो बैंक द्वारा सेकेंडरी कार्यों के अंतर्गत आता है। और भी बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शंस को ऑपरेट करता है, हमारे लिए, जनता के लाभ के लिए बैंक लगातार काम करता है। विदेशी मुद्रा में लेन देन करना, अगर हमें बैंक से एक्सचेंज चाहिए होता है फॉरेन करेंसी, तो वो भी देता है।
अगर मेरे एनआरआई अकाउंट एनआरओ अकाउंट को मैनेज करने के लिए भी काम करता है। दूसरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बिजनेस की सारी रिपोर्ट्स जो हमारी होती हैं वो देखना, वो चेक करना, उनका वेरिफिकेशन करना, उनका व्यक्तिगत भी अगर हम बात करें और अगर इंडस्ट्रीज की भी बात करें उनको तैयार करना। सेकेंडरी जो बैंक काम करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए जो बैंक काम करते हैं, हमारे इंडस्ट्री चलाने के लिए जो बैंक काम करते हैं, केंद्रीय सरकार की और प्रदेशीय सरकार की योजनाओं के लिए, उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट तैयार करनी होती हैं जो बैंकिंग काम करता है। और इसके अलावा ट्रेनिंग्स रिपोर्ट्स तैयार करना, ट्रेनिंग्स मैनेज करना, एम्प्लॉइज को बताना, ये सारे के सारे काम होते हैं। समाज कल्याण के कार्यक्रम आप सभी ने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जैसे एसबीआई के द्वारा जनहित में जारी आपके कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होंगे, आप कहीं देखेंगे कि जल का व्यवस्था की गई है, कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ स्कूल्स में हैं, कुछ जागरूकता कार्यक्रम है, कुछ वृद्धाश्रम में कुछ चीज़ें देने का काम है, वो सब हमारा समाज कल्याण के कार्यक्रम होते हैं जो बैंक के सेकेंडरी कामों में आते हैं। हम सब मिलकर एक साथ सीखेंगे डिजिटल बैंकिंग जागरूकता। क्या है डिजिटल बैंकिंग और उसकी जागरूकता कहाँ तक अभी आई है और कितनी होना बाकी है। आइए पढ़ते हैं एक साथ डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस। मित्रों, आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग हर कोई जानता है। डिजिटल मुद्रा, डिजिटल ट्रांजैक्शन, जीपे, पेटीएम, यहाँ तक कि सब्जी वाला, रेडी वाला, इन सब के पास भी ये सुविधा उपलब्ध है। आप लोग अपने मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, आज के टाइम में फटाक से खुद ही कर लेते हैं। तो तहलका मचाया है इस फैसिलिटी ने, जिसको बोलते हैं डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल फैसिलिटी। आइए जानते हैं क्या है ये ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग। आपने ये सभी का नाम सुना होगा। एक वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को संस्था द्वारा संचालित एक सुरक्षित वेबसाइट पर वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग एक वित्तीय संस्थान कोई भी जो फाइनेंस को, जो वित्त को, जो पैसे का के लिए रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, लीगल हो, ऐसी संस्थान के द्वारा ग्राहक यानी कि हम सब जो भी उसे यूज करते हैं उनको संस्था के द्वारा संचालित, संस्था ऑपरेट करती है एक सुरक्षित वेबसाइट। ऐसे तो ढेरों सारी वेबसाइट्स होती है, लेकिन ये एक सेफ वेबसाइट होती है जहां पर आप अपने वित्तीय लेन देन यानी कि पैसे के लेन देन को लेना या देना एक दूसरे के साथ करने की अनुमति देता है, परमिशन देता है, जो एक खुदरा या वर्चुअल बैंक, क्रेडिट यूनियन या बिल्डिंग सोसाइटी हो सकती है। जो एक ऐसी क्रेडिट यूनियन हो सकती है, बिल्डिंग सोसाइटी हो सकती है, और ये आपकी जो वर्चुअल या फिर रिटेल, खुदरा बोलते हैं रिटेल या फिर वर्चुअल बैंक हो सकता है, क्रेडिट की एक यूनियन हो सकती है, या फिर एक कोई भी बिल्डिंग सोसाइटी हो सकती है जो आपको इस तरीके की वेबसाइट सेफ, लीगल और रजिस्टर्ड ऐसे संस्थान द्वारा जो लेन देन आपका होता है उसके थ्रू हम ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग की सुविधा को लेते हैं। आजकल बहुत सारे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म हैं और इनकी हमारे व्यवसाय में, हमारे काम में, व्यवसाय के साथ साथ दैनिक उपयोगिता में इनकी क्या प्रयोज्यता है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, कैसे ये अप्लाई होके हमें बेहतर लाइफ को जीने का आनंद दे रहे हैं या उपयोगिता है, आइए हम उसको जानते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट के माध्यम से बैंक लेन देन करने या बिलों का भुगतान करने का साधन है। आपको भी पता है कि अगर ऑनलाइन बैंकिंग हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर इंटरनेट होता है तो उसके जरिए ये हमारे बैंक से लेन देन, हमारे अकाउंट से पैसे को लेना या देना करने के लिए बिलों का भुगतान करने का एक साधन होता है। ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। ऑनलाइन बैंकिंग है क्या?
जैसे हम बैंक में जाते, चेक देते, फिर वहाँ से हमको पैसा मिलता, या हम एक जगह चेक डालते तो दूसरे अकाउंट में पैसा जाता। वहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा होता है और हमें फिजिकली जाना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, एक बैकएंड फंक्शन काम कर रहा होता है, जो हमें एक सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा देता है, जो वित्तीय संस्थान यानी कि बैंक या कोई भी ऐसी बॉडी जो इसको गवर्न कर रही है, उससे ग्राहकों को उस संस्था द्वारा संचालित वेबसाइट पर अनेक सुविधाएं, जैसे कि वर्चुअल बैंक हुआ, रिटेल बैंकिंग हुआ, यूनियन या बिल्डिंग सोसाइटी जैसे लेन देन कराने के लिए कैपेबल बनाती है। और ये बहुत ही सुविधाजनक है। इसको हम घर बैठे कहीं भी, रास्ते में, स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बैंकिंग टाइम्स, वित्तीय संस्थाओं के टाइम्स, उन सब की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ लेन देन के लिए पर्टिकुलर टाइम का वैल्यू ज़रूर होता है। ऑनलाइन बैंकिंग की विशेषताएं क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग और उसकी क्या स्पेशलिटीज हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, आइए जानते हैं। एक बैंक ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से खाते संबंधी क्या क्या कार्य कर सकता है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि एक बैंक ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से हम अपने अकाउंट के क्या क्या कामों को कर सकते हैं। देखते हैं। ऑप्शन 1, अकाउंट बैलेंस देखना। अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ई बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट को किसी भी समय घर बैठे देख सकते हैं, अकाउंट बैलेंस को। और पिछले लेन देन देखना। कई बार आप भूल जाते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो या आपने बहुत व्यस्तता के साथ कुछ भी काम किया हो और आपको चेक करना हो, रिव्यू करना हो, तो आप पिछले लेन देन सारे के सारे इसमें देख सकते हैं आसानी से। और ऑप्शन 3, उदाहरण के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना। इवन अगर आपको लगता है कि आपका ये ऑनलाइन है और आपको किसी को दिखाना है, हार्ड कॉपी भी दिखाना है या उसको सेव करके रखना है, तो आप अपने लेन देन जो पिछले हुए हैं या आपका जो स्टेटमेंट है बैंक का, उसको पीडीएफ फॉर्म में भी सेव करके रख सकते हैं। उसे इन फ्यूचर के लिए बार बार ओपन ना करना पड़े तो भी सेव करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है ऑप्शन 4, भुगतान किए गए चेक की छवियां देखना। आपने अपना चेक दिया और चेक देने के बाद आपको पता नहीं है कि आपने अकाउंट से पैसा निकला या नहीं निकला, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार आप फिर से चेक कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर चेक नंबर से आपने पैसा दिया था उसका उतना अमाउंट आपके अकाउंट से निकला है कि नहीं। ये आप घर बैठे देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। चेकबुक ऑर्डर करना। अब आपको चेकबुक ऑर्डर करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं। आप मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए घर से ही चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं। ऑप्शन 6, नियत काल का खाता विवरण डाउनलोड करना। एक आपके ना जो पीरियोडिक अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं, उनके खातों को आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ऑप्शन 7, एम बैंकिंग, आपका एटीएम बैंकिंग, ई बैंकिंग आदि के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करना। अगर आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी लेनी है, आपको ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग अभी आपका नहीं रन हो रहा है, उन सब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, तो अब उनके फॉर्म्स लेने के लिए भी आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है या किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं डाउनलोड करें और उनके फिर आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के साथ-साथ आप अप्लाई भी कुछ मामलों में चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से और भी कुछ अन्य कार्य कर सकते हैं। वो क्या है? ग्राहक के लिंक्ड अकाउंट्स के बीच फंड ट्रांसफर होता है। अगर आपको किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, तो उसके अकाउंट को अपने अकाउंट से पहले लिंक करना होता है और लिंक करने के बाद आप जितना जो चाह रहे हैं, वो इच्छित धनराशि दूसरे के बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉट इवन सेम बैंक ट्रांजैक्शन बट अदर बैंक ट्रांजैक्शन आल्सो पॉसिबल। दूसरे का खाता और बैंक भी अगर दूसरा हो, सिर्फ ब्रांच ही नहीं, सपोज एसबीआई आईसीआईसी में कर सकता है, आईसीआईसी एसबीआई में कर सकता है, और ये आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी हो। तीसरे पक्ष को भुगतान करना, जिसमें बिल भुगतान जैसे बी पे, और तीसरे पक्ष के फंड ट्रांसफर देखें जैसे फास्ट।
इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बीपे जो आपने किया हुआ है, भीम पे किया हुआ है, पेटीएम किया हुआ है, आपने और सारी यूटिलिटी आइटम्स को पे किया हो, वो सारे भुगतान को भी आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कब कब हुआ है। और अगर आपने ईसीएस के थ्रू भी लगाया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। निवेश की खरीद या बिक्री, आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर सकते हैं और बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मींस जैसे अगर आपको लगता है कि आपको एफडी कराना है सेविंग अकाउंट से, तो आप ऑनलाइन जाके अपने सेविंग से एफडी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर आपको म्यूचुअल फंड परचेज करना है, म्यूचुअल फंड इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट, तो उस म्यूचुअल फंड को आप परचेज भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। तीसरा, आपको शेयर परचेज करना है तो आप शेयर परचेज भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आपको कोई पॉलिसी परचेज करनी है तो ऑनलाइन आप इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई भी ऐसी काम जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, गोल्ड परचेज करना है, ई सर्टिफिकेट के जरिए कुछ चीजें लेनी है, किसी ट्रेड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करना है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग के थ्रू इस काम को कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, ऋण आवेदन और लेन देन, जैसे कि लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करना। हमने लोन लिया हुआ है या हमें लोन लेना है, लोन लेने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ऋण आवेदन यानी कि लोन के लिए अप्लाई करना, और लेन देन, अगर लोन चल रहा है और या मुझे लेना है तो उसके लिए बैंक से मुझे पैसा लेना, ये ऑनलाइन पॉसिबल है। और अगर मुझे देनदारी करनी है, बैंक को पैसा देना है, तो ये भी ऑनलाइन पॉसिबल है। दूसरे, लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान, कई बार होता है कि फोरक्लोज करने के लिए हमको और पुनः देने के लिए हमें बैंक हर बार जाना होता था। अब ये सारा प्रोसेस भी हम ई बैंकिंग के जरिए यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन 5, पांचवा विकल्प हमारे पास क्या है, क्रेडिट कार्ड आवेदन। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप ई बैंकिंग के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए क्रेडिट कार्ड भी कहीं भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उपयोगिता बिलर्स रजिस्टर करें और बिल भुगतान करें। बिलर्स जैसे वोडाफोन, आपको सैमसंग, यानी आप जिसको पे करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी को, किसी भी पार्टी को, तो बिलर्स का जो आपका उपयोगिता बिलर्स है उसको आप अपने साथ रजिस्टर करें उसका अकाउंट, और उसको आप भुगतान करें। अगर आप चाहते हैं एक पीरियड पर भुगतान करना, वो हो सकता है, और अगर आप एक मुश्त चाहते हैं तो वो हो सकता है ना। बहुत आसान, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इसकी सुविधा वाकई अपने आप में अमेजिंग है, अद्भुत है, लेकिन सही इस्तेमाल करना आना बहुत आवश्यक है। हम बात करते हैं ऑप्शन 7 की। ऑप्शन 7 में हम देखते हैं वित्तीय संस्थान प्रशासन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन। हम बहुत सारे वित्तीय संस्थाओं का एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी के ई बैंकिंग के जरिए ही रन करते हैं। ये एक स्पेशल फीचर है यहाँ का। अब ऑनलाइन बैंकिंग की हम और कुछ विशेषताएं हैं जो हम शामिल करना चाहेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे। विभिन्न स्तरों वाले कई उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का प्रबंधन। बैंक ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग कार्य कर सकते हैं, जिसमें ये भी शामिल है। वो बहुत नॉर्मल काम थे अभी तक के, जो आप लोगों ने पिछली 2 स्लाइड में देखे। आप जमा कर सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत सारी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब ये थोड़े से पेचीदा काम हैं, लेकिन इन कामों को भी आप ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। विभिन्न स्तरों वाले कई उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का प्रबंधन, अलग अलग लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्ट कर रहा है, फंड ट्रांसफर कर रहा है, चेक इशू कर रहा है, लोन कर रहा है, उन सब के लेन देन को और उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनका अप्रूवल देना, उनके उनको मैनेज करना, उन सब का काम भी आप ऑनलाइन बैंकिंग प्रोसेस सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा सकता है। ऑप्शन 2, लेन देन अनुमोदन प्रक्रिया। ट्रांजैक्शन में अगर आपको अप्रूवल देना है, पहले अप्रूवल के लिए सिग्नेचर रिक्वायर्ड एंड ऑल रिक्वायर्ड, सामने फाइल आना रिक्वायर्ड, अभी आप ऑनलाइन अप्रूवल का ऑप्शन भी आ जाता है और आप अपना राइट है आपका कि आप उस प्रक्रिया को अप्रूव भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन बैंकिंग के।
कई बैंकों ने ग्राहकों को ऑनलाइन इंटर बैंकिंग बैंकिंग का विकल्प पेश करना शुरू कर दिया है। कई बैंकों ने क्या, मुझे लग रहा है अधिकतर बैंक, हाँ, ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा को अपना रहे हैं। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें शामिल सभी पक्षों के लिए फायदा है। इवन बैंकिंग के जो स्टाफ्स हैं, उनके लिए भी अच्छा है, हैज़ल फ्री काम करें। अगर वो बेहतर तरीके से उनका सॉफ्टवेयर रन कर रहा है और अच्छी सारी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, तो उनके लिए भी आसान होता है काम करना। और ग्राहक के लिए तो आसान होता है कि उसको मूविंग रुक जाता है, वो जो टाइम आने-जाने में टाइम वेस्ट होता है, जो या वेटिंग टाइम वहाँ पे होता है, वो वेस्ट होता है। तो उससे इसके लिए फ़ायदे तो बहुत हैं। दूसरे, आप कहीं भी, कभी भी, कुछ चीज़ों को छोड़ के कभी भी, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये किसी भी समय खातों का उपयोग करने में सक्षम होने के साथ-साथ स्थानीय शाखा के जाने के बिना लेन-देन की क्षमता कई लोगों को शामिल होने के लिए आकर्षित करती है। ये बढ़ावा क्यों मिला है इसका? क्योंकि इसकी फैसिलिटी जो है, क्योंकि आपको जो बार-बार बैंकों में जाकर दौड़ना पड़ रहा था, आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा था, आपको तैयार होना था, आपको अगर आप वर्किंग हैं, तो वर्किंग बैंक के टाइम के अकॉर्डिंग छुट्टी लेके काम पे जाना पड़ रहा था। अब ये सारी सुविधाएँ आपको मिल रही हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ और काफ़ी हद तक उसको सीख कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सक्सेस रेट भी अधिक होता जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं या जो बैंकिंग की जो टर्म्स कंडीशन है, वो भी अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल करते हुए जा रहे हैं और डे बाय डे अपडेशन की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि वो मोर फ्रेंडली हो, कस्टमर फ्रेंडली हो, जिससे और अधिक सुविधा से ये बैंकिंग के, ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ को लिया जा सके। इंटरनेट बैंकिंग क्या है और इसमें क्या असुविधा आती है? इंटरनेट बैंकिंग एक बहुत ही स्पष्ट विकल्प की तरह लगता है, जो इसके बदले में पारंपरिक, यानी कि जो हम पहले इस्तेमाल करते थे ट्रेडिशनल धन प्रबंधन का तरीका, उसको काफ़ी पीछे छोड़ देता है। हालाँकि इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करने की भी अपनी परेशानियाँ हैं और इसके कुछ जोखिम भी हैं और इससे जुड़ी कुछ समस्याएँ भी हैं। तो उन समस्याओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। साइन अप करने से पहले, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग को एडॉप्ट करने से पहले, व्यवहार की प्रक्रिया में लाने से पहले उन सभी जानकारियों को हासिल करना और अपने आप को उस लेवल के लिए अपडेट करना, तभी अभ्यास ज़रूरी है। उन जोखिम को जान लेना, उन समस्याओं को जान लेना बहुत अधिक ज़रूरी है, जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं या इंटरनेट और ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के लिए अपने आप को इक्विप्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, उनके लिए अभी ट्रेडिशनल तरीके से बैंकिंग करना ही बहुत सेफ है। ग्रेजुअली वो सीखें, कम पैसे से सीखें, ताकि कम जोखिम हो। इस चीज़ का बहुत, बहुत, बहुत ध्यान रखना होता है। इंटरनेट बैंकिंग में कभी-कभी कुछ असुविधाएँ भी होती हैं, जैसे नेट का स्लो हो जाना, बीच में ट्रांज़ैक्शन का फँस जाना, उसके लिए लगातार बार-बार बैंक दौड़ना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक, अगर आम लोगों की धारणा मैं देखूँ, अगर जो वो नेट सेवी हैं और ऑनलाइन यूज़र्स अधिकतर संतुष्ट हैं, क्योंकि बैंकों ने भी ध्यान दिया है इस पर। लेकिन फिर भी असुविधा की अपनी जगह है, समस्याओं की भी अपनी जगह है। तो आपका पैसा है, बहुमूल्य पैसा है, इसीलिए इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा होने वाले नुकसानों को भी ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के प्रकार क्या-क्या हैं, किस-किस टाइप से हम ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं। फर्स्ट, एटीएम बैंकिंग। मेरे ख्याल से इसे तो हर बच्चा, बड़ा सभी जानता होगा, क्योंकि एटीएम के ज़रिए हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। हम अपने बहुत सारी सुविधाएँ, जैसे चेक बुक जारी करना, बिल का बैलेंस जानना, कोई यूटिलिटी में ट्रांसफ़र करना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना, इस एटीएम बैंकिंग सुविधा के ज़रिए हम
प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत पॉपुलर भी है। कियोस्क बैंकिंग, बैंकों में जो कियोस्क बना होता है, कियोस्क बैंकिंग के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। पैसे का लेन देन जमा ये बैंकों के अंदर होता है और कुछ ऐसे प्रतिष्ठानों में भी होता है जहाँ पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कियोस्क सुविधा भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। डिजिटल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट आजकल आपके मोबाइल में डिजिटल वॉलेट होता है, जैसे आपका पेटीएम है, जीपे है, भीम पे है। तो ये इस तरीके से आप अपने मोबाइल से दूसरे को पैसा भेजना, लेन देन करना, ले लेना, यूटिलिटी बिल्स जमा कर देना, कुछ हद तक ये संभव है। और डिजिटल वॉलेट आजकल व्यवहार की छोटी छोटी चीज़ों के लिए, व्यक्तिगत ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, स्विगी, ज़ोमैटो, खाना, फीस, उबर, ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी एंड छोटी-छोटी, नन्ही-नन्ही चीज़ों के लिए हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और ये डिजिटल वॉलेट पॉपुलर होने के साथ-साथ सक्सेसफुल भी है। एनईएफटी, एनईएफटी भी हम ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं। हमें पैसा एक जगह से दूसरे जगह पर कुछ घंटे में जो भेजना होता है, तो वो हम एनईएफटी के ज़रिए भी ऑनलाइन पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। डिजिटल नकद, डिजिटल नकद हम कैसे दे सकते हैं कि अगर हम मोबाइल के ज़रिए पैसे को किसी को भी डिजिटल नकदी के रूप में भी पैसा लेन-देन दिया और लिया जा सकता है। आरटीजीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी एक ही तरीके के ट्रांज़ैक्शन होते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा जाता है। नॉर्म्स अलग-अलग होती हैं कैपेसिटी की, कितने अमाउंट को हम आरटीजीएस करेंगे और किस अमाउंट को हम एनईएफटी करेंगे। आईएमपीएस, आईएमपीएस भी एक सुविधा है कि जो आप अपने मोबाइल के ज़रिए, अपने बैंकिंग नॉर्म्स के ज़रिए फॉलो करते हुए इस सुविधा को भी इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-बैंकिंग के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत अधिक पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक सुविधा के रूप में है। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भी एक अच्छी फैसिलिटी है। मोबाइल बैंकिंग से आपको ट्रांज़ैक्शन जानना, स्टेटस जानना, चेक करना, एफडीज कराना, मोबाइल बैंकिंग भी पॉपुलर है। बट डिजिटल वॉलेट, एटीएम बैंकिंग काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा में पॉपुलैरिटी में है और सक्सेस रेट भी इनका ज़्यादा है। ई टिकटिंग, आप कहीं भी जाने के लिए ई टिकटिंग करा सकते हैं। आपको ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, फ्लाइट का टिकट, किसी भी चीज़ का टिकट अगर आपको लेना है, इवन आप कुछ शो देखने जा रहे हैं, वहाँ का टिकट परचेज करना है आपको, तो ई टिकटिंग आप फट से प्राप्त कर सकते हैं और उसको पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं, अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग ने हमारे इतने सारी सुविधाओं को देते हुए इतने प्रकार से हमको मदद की है। जो हमने अभी आपको पहले बताया, जो लेन-देन है, जो आपके ट्रांसफ़र्स हैं, बैंक ट्रांसफ़र्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, चेक की सुविधा है, जो आपका बेसिकली बैंकिंग यूटिलिटी को, बैंकिंग प्रोसेस को यूज़ करने का तरीका था बैंक ना जाके, वो तो किया ही किया है। उसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे कियोस्क बैंकिंग, एटीएम बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और आपका एनईएफटी, आरटीजीएस, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस, ई टिकटिंग, डिजिटल नकद, इन सब ने तो एक डिजिटल क्रांति सी मचा दी है, जिससे व्यक्तिगत जीवन में और कॉमर्शियल लाइफ में भी बहुत बहुत सुविधा मिली है। शेयरों का डीमैटेरियलाइजेशन क्या है? अब हम बात करते हैं कि इक्विटी, शेयर मार्केट। अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, यह एक भौतिक वित्तीय साधन है, जैसे शेयर का प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड का निवेश और बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं जो 5 ईयर्स के होते हैं, अपने टैक्स बचाने के बॉन्ड्स होते हैं। हमारे पास शेयर मार्केट से लिए हुए शेयर होते हैं, उनके प्रमाण पत्र होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं। तो अगर हमें उन्हें अपने अकाउंट में डीमैटेरियलाइजेशन कराना है, उनका पैसा हमें अपने अकाउंट में लेना है, तो पहले वो पेपर लेकर हमको जाना होता था और हमें उन टाइम्स पर और क्यू में लग के अपने काम को कराना होता था। कई बार एक बार ना होने के बाद हमें दोबारा या तिबारा भी जाना पड़ता था। अभी
फिर चेक भी करने जाना पड़ता था कि मेरे अकाउंट में वो पैसा आया कि नहीं प्रोसेस के बाद। अभी हम यहाँ पर अपने आप से ही इन सारे कामों को कर सकते हैं। डीमैटेरियलाइजेशन आराम से हो सकता है, आपके अकाउंट में इस पैसे को लाया जा सकता है और आ जाने के बाद आप चेक भी सेल्फ ही कर सकते हो कि आपके अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया। उस और जैसे हम एक निवेशक जिसे अपने शेयरों को डिमेट करने की जरूरत है, उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। अगर मैंने पहले के भी शेयर खरीदे हुए तो मेरे को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जिसके पास मैंने शेयर को डिपॉजिट किया था, उसके साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। और ये भौतिक शेयर तब निवेशक द्वारा, मतलब अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे द्वारा सरेंडर कर दिया जाएगा और बदले में अपने डीमैट खाते में इलेक्ट्रॉनिक शेयर मिलते हैं। लाइक अगर मेरे पास पहले से इक्विटी है, शेयर है और मेरे पास उसका भौतिक सर्टिफिकेट मतलब फिजिकल सर्टिफिकेट है और अब मैं चाहती हूं कि मेरे इस शेयर के पैसे को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, डीमैटेरियलाइज कर दिया जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है? ऐसे में जहां से मैंने शेयर परचेज किए थे, जो मेरा डिपॉजिटरी पार्टनर था शेयर का, उसके साथ मैं एक डीमैट अकाउंट ओपन करूंगी। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद जो मेरा फिजिकल प्रमाण पत्र होगा शेयर का, उसको मैं सरेंडर कर दूंगी। सरेंडर करने के बाद वो डिपॉजिटरी जो मेरा पार्टिसिपेंट्स है वहां से मेरे अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक शेयर मेरे मेरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू पैसे को, शेयर को डीमैटेरियलाइज कर देगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है जिसके लिए हमें बार बार, बहुत बार, अनेक बार जगह जगह दौड़ना पड़ता था। अभी हम उसे हेजल फ्री आसानी से घर में कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जिनके लिए हमें बहुत बार, अनेक बार, बार बार जिन कामों के लिए बैंक दौड़ना पड़ता था, बैंक दौड़ने के साथ साथ कई बार क्यू में लगना पड़ता था, अपने काम छोड़ के जाना पड़ता था। सपोज अगर मेरा ना शेयर का ऑफिस एक शहर से दूसरी तरफ है और मैं शहर के दूसरी तरफ काम करता हूँ, तो 10 से 5 के बीच में मुझे जाना पड़ता था, टाइम निकालना पड़ता था और सिर्फ एक ही बार नहीं, 2 या 3 बार भी जाना पड़ सकता था। लेकिन अभी कितना आसान है कि मैं अपने शेयर को या मैं अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अपने अकाउंट में वापस से डीमैटेरियलाइज करा सकती हूँ, करा सकता हूँ और फिर वो ठीक से हुआ कि नहीं, प्रॉपर हुआ कि नहीं, रिवाइज भी कर सकती हूँ, चेक भी कर सकती हूँ। तो ये वाकई ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग बहुत बहुत बड़ी सुविधा है हम सभी के व्यवहार के लिए, हम सभी के बैंकिंग के लिए, जीवन को बेहतर करने के लिए, प्लस साथ में व्यवसाय को स्मूथली और अधिक तेजी से ग्रो कराने के लिए। अब हम बात करेंगे, देखते हैं ई टैक्स। ई टैक्स भी आप भर सकते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल के जरिए भी। ई टैक्स और ई फाइलिंग, अक्सर पहले आपने देखा होगा कि सीए के पास लाइन लगी होती थी कई दिन पहले से और कई दिन बाद तक। सीए के ऑफिस में चक्कर लगाना, दौड़ना। सिर्फ ई टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, आपके बहुत सारे चीज जैसे सेल टैक्स हुआ, आपका बहुत सारे ऐसे टैक्स हुए, वेल्थ टैक्स हुए, स्टेट ड्यूटी हुई, आपका वाटर टैक्स हुआ, आपका हाउस टैक्स हुआ। इन सारे टैक्स के लिए आपको लाइन लगाना पड़ता था और आप भूल जाते थे। लेकिन अब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सिस्टम है कि आप एक सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं और आप अपने सारे टैक्सेस को ऑनलाइन पे कर सकते हो, भुगतान कर सकते हो, जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। आइए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या बताया गया है स्लाइड में। आप ई टैक्स के माध्यम से अपने करों का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। कर यानी कि जो टैक्स आपके ऊपर हैं उन सब को आप पे कर सकते हैं। यह सुविधा आपको टीडीएस, इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स अगर आपको ई फाइलिंग करनी हो, इनकम टैक्स फाइलिंग करनी हो, तो आपको अपना टीडीएस फाइल करना हो, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स फाइल करना हो, तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स फाइल करना हो, तो आपके पास वेल्थ है, अगर आपको अपना वेल्थ टैक्स देना हो, तो स्टेट ड्यूटी अगर आपको देनी हो तो आप ये भी ऑनलाइन दे सकते हैं और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का भुगतान करने में सक्षम बनाती है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। अब इंटरनेट पर कर रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया कर तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो संबंधित कर प्राधिकरण जैसे आईआरएस या
कनाडा रेवेन्यू एजेंसी द्वारा पूर्व अनुमोदित किया गया है। ये एक प्रोसेस है। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप टैक्स पे करते हैं तो ऐसी सुविधा के लिए, इस प्रक्रिया के लिए एक सॉफ्टवेयर का आप उपयोग करते हैं जो एक संबंधित कर प्राधिकरण के अंडर आता है। एक रिलेवेंट टैक्स अथॉरिटी के से प्री अप्रूव्ड है, जैसे IRS और कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज, सुविधा ये है कि आप किसी भी प्री अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर की वेबसाइट के जरिए आप अपने टैक्स को फाइल करके ई बैंकिंग, ई फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ई डिजिटाइजेशन के थ्रू आप ये सारी ई फाइलिंग, ई टैक्स अपना पे करके सुख, चैन और समय की बचत कर सकते हैं और करों से मुक्त रह सकते हैं। धन्यवाद। आपने आज बहुत कुछ सीखा डिजिटल बैंकिंग के जरिए, डिजिटल क्रांति के जरिए, उस अवेयरनेस के जरिए। और अभी बहुत सारी जागरूकता बाकी है, कुछ % लोगों में आई है, लेकिन जो लोगों अभी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ग्रेजुअली वो इस्तेमाल करना सीखें और थोड़ा प्रयास करें। रिस्क अधिक ना ले, कम पैसे से अपनी डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी को अवेल करें और एक दिन वो धीरे धीरे स्मूथली सारे ट्रांजैक्शंस करना सीख जाएंगे। सेफर साइड समझते हुए इन सुविधाओं का लाभ ले। वाकई डिजिटल बैंकिंग के अंदर ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की जो सुविधा है या ये डिजिटल तहलका जो है, वाकई वित्तीय संस्थानों के लिए ही नहीं, पूरे के पूरे समाज समुदाय के लिए एक बहुत उपयोगी चीज है। धन्यवाद। नमस्कार। आज के समय में हर कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। लेकिन अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो होती है जानकारी की। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज जिसकी मदद से आप न सिर्फ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बल्कि अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ देश के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से कुछ सवाल करने होंगे, जैसे कि कैसे बिजनेस शुरू करें और किस तरह का बिजनेस शुरू करें। इसके बारे में भी जानकारी होनी बेहद जरूरी है। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जिन्हें शुरू करने के लिए कम पैसे और ज्यादा लगन की जरूरत है और जो आपके लिए काफी लाभदायक भी साबित होंगे। तो चलिए फिर आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट्स की। आजकल इंडिया में लिक्विड रिपेलेंट्स का इस्तेमाल मच्छरों को भगाने के लिए ज्यादा किया जा रहा है। वहीं भारत में मॉस्किटो रिपेलेंट्स बाजार में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय लोग अब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, मच्छरों को दूर रखने और मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए तरह तरह के रासायनिक और प्राकृतिक अवयवों पर आधारित मच्छर निरोधकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साक्षरता दर में वृद्धि के कारण मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जिसकी वजह से मॉस्किटो रिपेलेंट्स FMCG मार्केट में तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये एक अच्छा अवसर हो सकता है आपके लिए, जिसमें आप बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7 से 8 लाख रुपए हो सकती है, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए आपकी मशीनरी कॉस्ट होगी और 5 लाख आपका वर्किंग कैपिटल होगा। वहीं इस बिजनेस में काम करने के लिए आपको 2 से 3 मैन पावर की भी जरूरत होगी। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लोड के तौर पर 3 से 5 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत होगी। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो आप इससे 15 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज निर्माण व्यवसाय बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय है और इसका उपयोग दुनिया भर में सजावट के उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है। अलग अलग किस्मों की विस्तृत श्रृंखला और असीमित आकार और फर सामग्री ने इसे सभी प्रकार की उम्र के लिए बहुत प्यारा बना दिया है। ये खिलौने कई तरह के शेप्स में आते हैं, लेकिन आम तौर पर ये जानवरों, पौराणिक राक्षसों, कार्टून चरित्रों या निर्जीव वस्तुओं की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया जाता है। दुनिया भर में सॉफ्ट टॉयज की हमेशा मांग रहती है और इसीलिए सॉफ्ट टॉयज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इस साल शुरू करने के लिए सबसे अच्छे बिजनेस आइडिया में से एक हो सकता है। इस बिजनेस के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जिसमें आप 500 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 8 से 10 वर्कर्स के साथ काम कर सकते हैं। वहीं आपको इसे रन करने के लिए 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत हो सकती है। इससे आप 12 से 15% तक का मार्जिन भी कमा सकते हैं। ऑर्गेनिक हेयर कलर। आजकल मार्केट में तरह तरह के हेयर कलर्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें अमोनिया, ब्लीच जैसे हार्श केमिकल्स होते हैं, जिससे आपके बाल ड्राई एंड डैमेज होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। यानी कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय आपकी प्रॉब्लम्स को 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो आज हम आपकी इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आए हैं। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं ऑर्गेनिक हेयर कलर के बारे में जो 100% नेचुरल होते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक हेयर कलर्स अवेलेबल हैं जिनके इस्तेमाल से आपके बालों को नेचुरल कलर एंड शाइन मिलती है। मार्केट में लगातार डिमांड होने की वजह से इसका बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है, जिसे शुरू करने के लिए आपको 36 से 41 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसमें आप 320 से 400 पैकेट्स पर डे बना सकते हैं। लेकिन इस यूनिट का सेटअप करने के लिए आपको 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी और इस पूरे प्लांट को आप 45 से 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ चला सकते हैं। अगर बात करें प्रॉफिट की, तो आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया पर, यानी कि टूथब्रश पर। दोस्तों, ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए टूथब्रश सबसे जरूरी प्रोडक्ट है। कहते हैं अगर आपके दांत साफ है तो डेंटल प्रॉब्लम्स कभी आपको परेशान नहीं करेगी। इसका इस्तेमाल गांव के इलाके से शहरों तक सबके द्वारा किया जा रहा है। फैक्ट्स की बात करें तो हमारे देश में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिससे ये बिजनेस सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल है। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपके पास मौका अच्छा है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 70 से 75 लाख होगी, जिसमें आप 5000 से 6000 पीसेस पर डे बना सकते हैं। एरिया के तौर पर आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इस इंडस्ट्री को आप 15 से 20 मैन पावर के साथ शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक लोड के तौर पर आपको 70 से 80 किलोवाट की जरूरत होगी। वहीं 20 से 25% तक का प्रॉफिट भी आप इजीली कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया।
उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आज के टॉपिक को लेकर आपका कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां आप अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।